फ्रेम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। पिछले वाले में हम लोग देखे थे प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ, प्यूरिन प्यूरिन के साथ और पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ, ये दोनों चीजों को देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये क्या होता है? व्हेन देयर इज अल्टरनेशन इन वन और फ्यू, इन वन और फ्यू, एक या एक या एक से ज्यादा कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, किसका अल्टरनेशन हो रहा है? व्हेन देयर इज अल्टरनेशन इन वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड देन इट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम मतलब होता है ढांचा, शिफ्ट मतलब होता है जगह बदलना, और म्यूटेशन मतलब होता है परिवर्तन। तो जब एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड जब अपनी जगह को अल्टर करता है, बदलता है, तो उसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इट बिकम्स पॉसिबल बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, ये कुछ प्रोसेसेस के माध्यम से इसको समझना पड़ेगा। इसमें जो प्रोसेस है वो मुख्य रूप से 3 प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं। पहला प्रोसेस का नाम है डिलीशन, नाम से ही क्लियर है, डिलीट कर दिया जाएगा मतलब हटा दिया जाएगा। दूसरा है इंसर्शन, नाम से ही क्लियर है, प्रवेश कराया जाएगा। और तीसरा है इन्वर्सन, इन्वर्सन प्लट प्लट होगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? रिमूवल मतलब हट जाना, ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को हट जाना, फ्रॉम ए जीन, फ्रॉम ए जीन इज कॉल्ड डिलीशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम ए जीन। ठीक है, एक या एक से अधिक जीन न्यूक्लियोटाइड का क्या होना, रिमूव हो जाना, हट जाना, ये क्या कहलाता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया जीन। अब देखिए यहाँ पर 2 ढांचा है, ढांचा में देखिए कैसे है? 2 ढांचा दिया हुआ है। पहले ये चीज ऐसे था, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह का था। और नीचे ग्वानिन, बीच में साइटोसिन, दोनों को लिंक करके रखे हुआ था। थायमीन, बीच में एडनिन, दोनों को लिंक करके रखे हुआ था। फिर नीचे एडनिन जी लिंक करके रखे हुआ है। फिर टी ए लिंक करके रखा हुआ है। फिर सी टी लिंक करके रखे हुआ है। जी सी लिंक करके रखे हुआ है। और ए टी लिंक करके रखे हुआ है। अब देखिए इस तरह का ये है डिलीशन वाले में। अब सेकेंड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड डिलीटेड, इसमें से सेकेंड नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड है, ये तो हालांकि ये चीज है नहीं, ये हम लोग समझने के लिए कोड दिया गया है। ठीक है, ये जो कोड दिया गया है वो समझने के लिए दिया गया है। 1 2 3 4 5 हम लोग लिखे हुए हैं, नंबर है। मेनली यहाँ पर चेंजिंग जो होगा वो किसका होगा? कोड का चेंजिंग होगा। तो कह रहा है कि सेकेंड नंबर और या कोई और नंबर, सेकेंड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड डिलीटेड। अब सेकेंड और थर्ड ये 2 नंबर और 3 नंबर डिलीट करके उसके जगह पर कुछ दूसरा चीज डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो यह जो चीज कहलाएगा, यह कहलाएगा, इसको चेंज कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड और थर्ड को डिलीट करके बदल दिया जाएगा। बदलने के बाद ये कैसा हो जाएगा?
सेकेंड और थर्ड की जगह पे कुछ और ही दे दिया जाएगा। मान लीजिए पहला वाला है तो उसमें सी है, जी रहेगा। ठीक है, पहले वाला अब करा सेकेंड और थर्ड, ये और ये, इसको हम लोग डिलीट करेंगे तो इसके जगह पर कुछ और दे दिया गया, जी आ गया, सी आ गया। पहले कुछ और था, ए था और टी था। तीसरा नंबर पे फिर क्या हो जाएगा, देखिए ए है और टी है। क्या था पहले, जी और ए था, बाकी सब वैसे ही हो जाएगा जैसा था। आप एक नंबर दो नंबर अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से ए और टी जैसे था वैसे ही हो जाएगा, सी और टी जैसे था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सी और जी जैसे था वैसे ही हो जाएगा। उसी तरह से टी और ए जो होगा वैसे ही हो जाएगा। तो ये सारा चीज जो हो गया वो बदल गया, इसमें डिलीट कौन हो गया, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो फ्रेम में क्या होता है, फ्रेम जब हम कोई ढांचा बनाते हैं या तो उसको कटिंग करके हटा देते हैं या नया चीज हम लोग जोड़ देते हैं। तो डिलीशन में तो यही होगा कि हटा देना, हटा देना। तो अब मान लीजिए कि लकड़ी है आपके पास और उसको जगह छोटा लगेगा तो अब क्या कीजिएगा, फ्रेम शिफ्ट है, ढांचा बना हुआ, तो ढांचा का मतलब ये होता है कोई चीज का कटिंग कर देना या हटा देना। तो एक तरफ से क्या कर दिया जाएगा, कटिंग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलेंगे डिलीशन। डिलीशन का मतलब होता है डिलीट, डिलीट करना, या हिंदी में कहें तो विलुप्त करना। ठीक है, और किसको विलुप्त करना, तो नाम ही देखा गया फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम मतलब होता है ढांचा, ढांचा को हमने, ढांचा में से कुछ चीजों को हम लोग बाहर कर दिए। किसको किसको बाहर किए, तो दो नंबर और तीन नंबर। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट जिसको हम लोग डिलीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है, हो जाएगा तो बोलिएगा। यहाँ पर टी है, कुछ जगह पर आपको नहीं दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। ठीक है, हो गया। हम लोग जीन म्यूटेशन पढ़ रहे हैं। जीन म्यूटेशन में इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखे हैं, 2 दिन इंट्रोडक्शन चला, उसके बाद हम लोग मोड ऑफ अकरेंस देखे हैं, जिसमें आपको दो टाइप में पढ़ना है। एक था सब्स्टिट्यूशन, जिसमें दो टाइप हम लोग पढ़े, ट्रांसवर्सल और ट्रांजिशनल। उसके बाद हम लोग आज पढ़ रहे हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें पहला हम लोग पढ़ लिए डिलीशन, दूसरा पढ़ना है इंसर्शन। ठीक है, बाकी लोगों का हुआ। चलिए ठीक। अच्छा, तुलसी का तबीयत ठीक हो गया। चलिए, अब हम लोग दूसरा देखेंगे, बी। बी में है इंसर्शन। इंसर्शन, इसको देखते हैं ये क्या होता है। कह रहा है कि इसमें इंसर्शन का मतलब था जोड़ना। ठीक है, आप कोई चीज को, पहले वाले में क्या था, जोड़ना करना, हटाना था, उसमें इसमें क्या है, जोड़ देना है, प्रवेश करना है। तो क्या होगा, कहता है ये क्या, एडिशन ऑफ वन, एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड, मोर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ऐड करना है टू ए जीन, जीन में, टू ए जीन इज कॉल्ड इंसर्शन, इज कॉल्ड इंसर्शन। इसी को हम लोग इंसर्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल जीन रहता है वो कैसे रहेगा, नॉर्मल रहेगा तो कैसे रहेगा, उसी तरह से कोड से समझना है।
ठीक है, 7 गो, 1 2 3 4 6 7, इस 7 गो है। जीन है, उसमें है सी है, ए है, टी है, जी है, ए है, सी है और टी है। ठीक है, उसके बाद जी है, टी है, ए है, सी है, टी है, जी है और ए है। अब देखिए यहाँ पर कोडिंग सीक्वेंस है, ये नॉर्मल का कोडिंग सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब समझिए अब आगे ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल में हो गया। अब इंसर्शन में क्या होगा, प्रवेश कराने में ऑफ टू बेस पेयर। अभी बदल कैसे जाएगा सो देखिए, छः, सात, देखिए ऐसे तो 7 गो है, सी है और जी है। अब जगह इतने हैं, उसी के बीच में घुस जाएगा 2 गो नया। देखिए टी आ गया और ए आ गया, जी आ गया और सी आ गया। ठीक है, बाकी जो जैसे था वैसे ही रहेगा, जो जैसे था वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा। तो क्या किया कि उतने जगह में बीच, जैसे मान लीजिए ना कि एक बेड लगा हुआ है, 2 आदमी सोया हुआ है, एगो और को, 2 गो और आदमी को नींद आना शुरू हुआ, तो ये 2 गो आदमी के बीच में जाके घुस गया। यही हो गया कि ये चीज कहलाता है इंसर्शन। ठीक है, शादी विवाह में होता है ना, लोग जगह कम पड़ता है तो जितने जगह मिला उसी बीच में जाके घुस जाता है, तो वही चीज हो गया है इंसर्शन वाला में। क्या हो गया कि बेड लगा हुआ है, सब सोया हुआ है, 7 गो आदमी का बेडे था, लेकिन 2 गो जो है, 2 गो के बीच में जाके घुस गया, सो गया। तो यह चीज क्या कहलाएगा, इंसर्शन कहलाएगा, जिसमें जिनका सीक्वेंस सेम लगा हुआ है लेकिन उसके बीच में जाके जुड़ जा रहा है। तो ये हो गया इंसर्शन। अब आते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा का नाम है इन्वर्सन। हो गया, इन्वर्सन में क्या होता है, तीसरा नंबर सी नंबर है इन्वर्सन। कथा वेन इन्वर्सन, वेन ए सेगमेंट ऑफ, वेन ए सेगमेंट ऑफ, सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ द डबल डबल हेलिकल, डबल हेलिकल डीएनए इज ट्रांसलोकेटेड, ट्रांसलोकेटेड एंड इट इज इंसर्टेड, इसमें प्रवेश होगा इन द रिवर्स, रिवर्स का मतलब हो गया उल्टा, रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, इट इज नोन एज इन्वर्सन, इट इज नोन एज इन्वर्सन। चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें कैसा होगा, नॉर्मल कैसा होगा और इंसर्ट कैसे हो जाएगा। ये 4 नंबर हो गया है। जो ठीक है, ऊपर वाला तो मिटा देते हैं यहाँ तक।
ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। इसमें सब कुछ जैसा है इसी रहेगा, लेकिन कुछ एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ कुछ जो है अपना जगह एक्सचेंज कर लेगा। जैसे देखिए नॉर्मल कैसा रहेगा, ये हो गया नॉर्मल वाला। सी है, जी है, ए है, ए और टी है, मतलब एडनिन और थाइमिन है। ठीक है, फिर थाइमिन और एडेनिन है। ठीक है, फिर ग्वानिन है और साइटोसिन है। फिर एडेनिन है और थाइमिन है। फिर साइटोसिन और ग्वानिन है। फिर थाइमिन है और एडेनिन है। अब जो चेंज होगा, चेंज होने के बाद सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ठीक है, जो बेस पेयर है, इसको जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बेस पेयर कहते हैं। बेस मतलब दोनों के जोड़ने वाला। जैसे सीढ़ी के बीच वाला जो सीढ़ी का डंटा होता है जिस पर हम चढ़ते हैं, उसको बेस कहते हैं, क्योंकि ई लकड़ी और ई लकड़ी को दोनों को जोड़ने का काम वही करता है। तो डीएनए में भी सीढ़ी की तरह बना हुआ है, तो सीढ़ी का दो गो खम, सीढ़ी में जो बीच में लगा होता है वो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन से होता है। तो कह रहा है कि सीढ़ी का जो कुछ पत्ता टूट टूट गया है, अब उसको आपको एक्सचेंज कर देना है, में का में लगा देना है। तो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, बेस को इन्वर्ट कर देना है, बेस पेयर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, सो देखिए 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला जैसा है, क्योंकि 2 नंबर कह रहा है, तो पहला जैसा है वैसे ही रहने दिया गया। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर उसके। ठीक है, इस सबको उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। तो ठीक है, अब यहाँ पर 2 नंबर वाला की जगह पर 4 नंबर वाला आ गया। तो 4 नंबर पर क्या था, ग्वानिन और साइटोसिन था, तो ग्वानिन और साइटोसिन आ गया। ठीक है, 3 नंबर, 3 नंबर में कोई उल्टा पुल्टा नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक है, 2 नंबर, लेकिन ये बीच में चूंकि अकेला बच गया तो किसी के साथ एक्सचेंज नहीं ना कर सकता, इसलिए जैसा था वैसे ही रह गया। ठीक है, लेकिन 4 नंबर की बात किया तो 4 नंबर 2 नंबर वाला से एक्सचेंज कर लिया, तो यहाँ पर 2 नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर वाला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे क्या था, 2 नंबर पर जो था वह एडनिन और थाइमिन था। वही चीज आ जाएगा, एडनिन और थाइमिन आ जाएगा। बाकी जो जैसा है वैसे रहने दीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपको इन्वर्सन। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि जीन म्यूटेशन का जो गुण होता है वो क्या गुण होता है, साइलेंट फीचर ऑफ जीन म्यूटेशन। ठीक है, जिसमें आपको कुल मिला के 11 पॉइंट पढ़ना है। टॉपिक चूंकि बड़ा तो है ही टॉपिक, लेकिन हम आपको बाद में लास्ट में शॉर्ट करवा देंगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं डीप में उतना पढ़ लीजिए। 11 नंबर पॉइंट तक हम इसमें पढ़ना है साइलेंट फीचर में। फिर उसके बाद जीन म्यूटेशन से होगा क्या क्या उसको देखना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, चलिए हम लोग देखते हैं फिर। अब आपको पढ़ना है साइलेंट फीचर ऑफ जीन म्यूटेशन। ठीक है, 11 पॉइंट है तो 11 पॉइंट होगा नहीं, 5 पॉइंट तक हम लोग अच्छा से कर लेंगे। ये हो गया सब लोगों का। सोनी कुमार, सोनी कुमारी क्या बोल रही हो, फिर से हो गया। चलो ठीक। टीका लेने के बाद 1 से 2 दिन जो है डिस्टर्ब करता ही है। ये बात हम कल ही बूझ रहे थे, इसलिए कल आपको छुट्टी दे दिए थे। बुखार लगता है, देह हाथ दर्द करना शुरू कर देता है। तुम लोग स्ट्रांग हो इसलिए नहीं हुआ। टीका लेना है। हाँ, मोबाइल नंबर। हाँ,
अच्छा अच्छा, कहाँ पे? दरभंगा के कहाँ पे? अब क्या प्रोसेस है? प्रोसेस वही है, बुक करने के लिए। फिर ओटीपी? ओटीपी जैसे टीका स्टार्ट होगा तो उससे पहले देना पड़ेगा, और में जो लॉगिन रहता है। अब दूसरा स्टॉक बढ़ा दिया कि? चलिए, साइलेंट फीचर ऑफ जीन म्यूटेशन। हाँ, आज केक नहीं काटना है, कल काटे। ठीक है, फीचर्स ऑफ जीन म्यूटेशन। साइलेंट फीचर ऑफ जीन म्यूटेशन। साइलेंट मतलब होता है एक ऐसा गुण जो प्रभावी गुण है, उसको हम लोग साइलेंट फीचर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला जो गुण है जीन म्यूटेशन का, वो क्या है? जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू, जो बात हम पीछे पढ़े थे उसी को पॉइंट बना के ये दिया है, ड्यू टू चेंज इन केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए present in chromosomes of somatic और germinal cell. Gene mutation occur due to the change of chemical or molecular structure of DNA present in chromosome of somatic or germinal cell. When it occurs, जब ऐसा होगा, when it occurs in somatic cell, it is known as somatic mutation. सोमैटिक म्यूटेशन। पीछे का पॉइंट शुरू वाला आप छोड़ना चाहें तो छोड़ लीजिएगा, लेकिन ये जो साइलेंट फीचर है ये इंपॉर्टेंट गुण है, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, म्यूटेशन, दिस इज नॉट इनहेरिटेड एंड disappears with the death of the animal, but when it occurs in germ cell is known as germinal mutation and it is heritable. देखिए, कह रहा है कि जीन म्यूटेशन अकर, मतलब जीन म्यूटेशन की जो प्रक्रिया, जीन उत्परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जीन म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है, खराब है उसको बने, कह रहा जीन म्यूटेशन अकर ड्यू टू द चेंज इन केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जीन म्यूटेशन जो होता है वह केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकर ड्यू टू द चेंज इन द जीन। म्यूटेशन कब होता है? म्यूटेशन का मतलब सीधा समझिए कि अल्टर, जो चीज नॉर्मल तरीके से आ रहा है वो नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, एबनॉर्मल तरीके से कुछ भी परिवर्तन आता है उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो कह रहा अकर ड्यू टू चेंज इन केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इसलिए क्यों होता है? तो केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव होने से। किसका? ये कहां प्रेजेंट होगा? ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोजोम। ठीक है, डीएनए के क्रोमोजोम में प्रेजेंट होगा।
ऑफ सोमेटिक और जर्मिनल सेल, दो तरह से ये पाया जाएगा, एक सोमेटिक सेल के रूप में, एक जर्मिनल सेल के रूप में। अब बात आता है कि यह उत्परिवर्तन या जो परिवर्तन होता है वो किस में होगा, आदमी में होगा, जीव जंतु में होगा, किस में होगा? तो कहता है कि सोमैटिक सेल वाला में क्या होता है कि अगर व्यक्ति किसी के अंदर परिवर्तन एक बार आ गया, मतलब किसी को मान लीजिए कि 6 उंगली हो गया, म्यूटेशन है, 6 उंगली हो गया, म्यूटेशन हो जाता है, बाल भूरा हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो इस तरह के जो सोमैटिक म्यूटेशन जो होता है, इसमें क्या होगा कि व्यक्ति में जन्म अगर ले लिया एक बार, तो अगले जनरेशन में क्या होगा, उसके मरने के साथ ही वो चीज खत्म। मान लीजिए कि ऋतिक रोशन को 6 उंगली है, तो उसके बेटा या उसका जो बाल बच्चा होगा उसको थोड़ी 6 उंगली हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, सोमैटिक हो गया। सोमैटिक का मतलब हो गया कि एक बार उसमें अगर परिवर्तन आ गया, तो परिवर्तन आने के बाद ये नहीं है कि उसके बच्चे को चला जाएगा, वह ऋतिक रोशन के मरने के साथ ही यह सोमैटिक वाला समाप्त हो जाएगा। अब जर्मिनल वाला में क्या है, जर्मिनल वाला में है क्या कि अगर परिवर्तन आ रहा है, जैसे हम लोग का हम लोग बंदर के प्रजाति से जब थे और धीरे धीरे मनुष्य में जब परिवर्तित होकर आ रहे हैं, पूंछ नहीं हो रहा है या बाकी चीजें नहीं हो रही, तो जर्मिनल के तरीके से अगर परिवर्तन हो रहा है, तो जर्मिनल वाले के परिवर्तन से क्या होगा कि वो अगर एक जनरेशन के कई पीढ़ी में सभी लोगों में लगभग समान रूप से आना शुरू कर दिया, तो अगले जनरेशन में भी वो हेरिटेबल हो सकता है। मतलब सोमैटिक वाला हेरिटेबल नहीं है, लेकिन जर्मिनल वाला हेरिटेबल होता है। वही कहा है सोमैटिक व्हेन इट अकर्स इन सोमैटिक सेल, जब हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल, एक सोमैटिक सेल, एक जर्मिनल सेल। तो सोमैटिक सेल में मतलब खास सेल में आपको है, खाली उंगली वाले में है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सोमैटिक म्यूटेशन दिस इज नॉट इनहेरिटेड और डिसअपियर, ये डिसअपियर हो जाएगा या डेथ आदमी जीव जंतु के मरने के साथ ही वो समाप्त हो जाएगा। बट वेन इट अकर इन जर्म सेल, लेकिन ये जर्म सेल में होगा तब क्या होगा, तो जर्म सेल में होगा तो क्या होगा कि यह अगले जनरेशन तक भी चले जाएगा, मतलब हेरिटेबल होगा। इसका कहने का सेंस ये हो गया कि अधिकांशतः जो म्यूटेशन होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन के क्रम में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन दिखने लगता है, या हम लोग का जो आदमी का जो स्ट्रक्चर है, फेस का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो सब जो बदल रहा है, वो किसके वजह से, वो हम लोग को जर्मिनल सेल के वजह से। और अगर परिवर्तन हम लोग के पूरा मनुष्य के प्रजाति में होगा, तो जब वह म्यूटेशन क्या कहलाएगा, जर्मिनल सेल म्यूटेशन। अगर परिवर्तन केवल किसी एक में हो गया, कि मान लीजिए कि कोई आदमी है, किसी के आंख पूरा भूरा है, तो उसका पूरा खानदान में आंख नहीं सबका भूरा हो जाएगा, किसी एक को हो गया तो हो गया, तो ये हो गया। तो दो तरह के म्यूटेशन हो सकता है। सोमैटिक कौन होता है सेल, जब सेल डिवीजन होते होइएगा तो देखते हैं कि एगो पोलर न्यूक्लियाई बनता है, एगो सेल बनता है, उस टाइम में देखिएगा कि एगो को लिखता है जर्म सेल, समझ गए। तो जर्म सेल में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तब परिवर्तन कई जनरेशन तक रहेगा। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक है। इसमें हम लोग कहें कि जीन म्यूटेशन किसके किसकी वजह से होगा, तो केमिकल की वजह से। मॉलिकुलर, मॉलिकुलर मतलब क्या हो गया, एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, जो 4 बेस है, प्यूरिन और पैरिमिडिन, उसके वजह से, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा, क्रोमोजोम परिवर्तित हो जाएगा, कितने तरह का, तो 2 तरह का, सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक क्या होगा, जीव के शरीर में परिवर्तन आएगा, लेकिन जीव के मरने के साथ ही वह खत्म हो जाएगा। जर्मिनल में क्या होगा, परिवर्तन आएगा और परिवर्तन अगले जनरेशन तक भी जाएगा, तो वो जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हो गया। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक है, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, जितना बात पढ़े हैं सबका निचोड़ यही पॉइंट से बताएगा, इसलिए इस पॉइंट को बढ़िया समझिए। म्यूटेशन कैन occurs at any stage in the life of animals, life of animal, depending upon the stage when it occurs, its effects are seen differently when
it occurs in one of the types of gametes, sperm and ovum। अब कह रहा था टीका किसी बॉडी में किसी को दर्द या बुखार काहे हो जाता है, अगर किसी बॉडी में पहले से कोई ना कोई थोड़ा भी उसका वायरस का संक्रमण अगर बॉडी के अंदर होगा, तो चूंकि वैक्सीन जो डाला जाता है तो वैक्सीन अधमरा रहता है या पूरा मार के डाला गया हुआ होता है। तो ये जो है अभी जो कोरोना वाला टीका होता है वो अधमरा सेल होता है, और आपके बॉडी में पहले से अगर एंटीजन बाहरी एक बार अटैक किया हुआ या बॉडी के अंदर किसी भी तरह का थोड़ा बहुत भी पहुंचा हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको लड़ना पड़ता है, ताकि बाहरी एंटीजन और वो जो आपके जो बॉडी का एंटी ये होगा वो नुकसान जितना किया होगा उसको नुकसान करने के लिए उस दौरान क्या होगा कि बॉडी में लड़ते वक्त बॉडी में पेन, बॉडी में बुखार, दर्द हो सकता है। बॉडी फ्रेश होगा तो दिक्कत ज्यादा नहीं होगा टीका लेने पर, समझे। इसीलिए किसी को इफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता है। देन इट इज नोन एज गैमेटिक म्यूटेशन, and only half of the organisms contains the mutant genes. If mutation takes place in the zygote, it is known as zygotic mutation, and in this case the entire organisms contains mutant genes। देखिए अब समझिए बात क्या कर रहा है, ये भी पॉइंट थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। पहला पॉइंट में ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, म्यूटेशन कैन अकर, म्यूटेशन तब होगा या तब पाया जाएगा या तब हो सकता है एट एनी स्टेज इन द लाइफ, जीवन के किसी भी स्टेज में, या सेल डिवीजन की इन द लाइफ ऑफ एनिमल, मतलब जीवन के किसी भी समय किसी भी स्टेज में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। म्यूटेशन कैन अकर एट एनी स्टेज इन द लाइफ ऑफ एनिमल, जानवरों के शरीर का जो डेवलपमेंट का स्टेज है वह म्यूटेशन किसी भी स्टेज में हो सकता है। तो कहेंगे कि सर इस पॉइंट को हम एक लाइन में लिख के आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इतना भी लिख के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरा बात लिखा है, ठीक है। इसमें कारण भी दिया गया है, म्यूटेशन कैन अकर एट एनी स्टेज इन द लाइफ ऑफ एनिमल, म्यूटेशन किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी किसी भी समय परिवर्तन अचानक हो सकता है। अब कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, यह निर्भर किस पे करता है कि स्टेज क्या है, स्टेज किस चीज का स्टेज, सेल डिवीजन का स्टेज। इट अकर, इट्स इफेक्ट्स आर सीन डिफरेंटली, ठीक है, इसका इफेक्ट भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, और म्यूटेशन का कोई ये निश्चय नहीं है कि कितना इफेक्ट होगा और कितना उसका प्रभाव पड़ेगा, म्यूटेशन किसी भी तरह से हो सकता है। व्हेन इट अकर्स इन वन ऑफ द टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है, अगर म्यूटेशन एक टाइप में आता है या स्पर्म में आ जाए या ओवम में आ जाए, देन इट इज नोन एज गैमेटिक म्यूटेशन, क्योंकि स्पर्म भी गैमेट है और ओवम भी गैमेट है, और जब म्यूटेशन या तो स्पर्म में आए या ओवम में आए तो तब हम उस म्यूटेशन को गैमेटिक म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि तो ये कह रहा है, अब क्या रहा है, एंड ओनली हाफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटेन द म्यूटेंट जीन, ठीक है। मान लीजिए कि फीमेल से जो ओवम आया और मेल का स्पर्म गया,
अगर किसी एक में स्पर्म में म्यूटेशन हुआ या ओवम में म्यूटेशन होगा तो प्रभाव तो एक ही में है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर किसी एक में ही आएगा, दोनों में ऐसा नहीं हो सकता कि म्यूटेंट जीन आ जाए, किसी एक में अगर आ रहा है तो प्रभाव ऐसा देखने को मिल सकता है। इफ म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन जाइगोट, लेकिन म्यूटेशन अगर जाइगोट में आ जाए, दोनों के मिलने के बाद अगर परिवर्तन आ जाए, क्योंकि कहा गया है कि जीवन के किसी भी स्टेज किसी भी समय में आ सकता है, तो जाइगोट बनते वक्त भी आ सकता है, स्पर्म के टाइम भी आ सकता है, ओवम के भी टाइम हो सकता है, सेल डिवीजन की किसी भी स्टेज में आ सकता है, बच्चा में आ सकता है, बूढ़ा में आ सकता है, वयस्क में, युवा में, कभी भी आ सकता है। तो कह रहा है कि जाइगोट, इट इज नोन एज जाइगोटिक म्यूटेशन, जब म्यूटेशन जाइगोट में आएगा, एंड दिस स्टेज, इस इंटायर स्टेज ऑर्गेनिज्म कंटेन म्यूटेंट जीन। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पर्म बनते वक्त भी, जाइगोट बनते वक्त भी, और किसी भी स्टेज में आ सकता है, अर्थात म्यूटेशन जीन कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रवेश कर सकता है या आ सकता है। तो ये चीज हो गया, तो ये 2 पॉइंट आपका क्लियर है। ओके है सब लोगों का? कोई समझने में दिक्कत है तो बोलिए, इस दोनों पॉइंट में। क्या दिक्कत है बोलो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या क्या बात इसमें समझ लिए हैं? पहले वाले में पढ़ लिए सोमैटिक, दूसरा पढ़ लिए जर्मिनल, तीसरा पढ़ लिए हैं स्पर्म या मत वो में होगा तो उसको गैमेटिक म्यूटेशन, और चौथा पढ़े हैं कि जाइगोट में होगा तो जाइगोटिक म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन हर साल का बीबीआई है, इसलिए बढ़िया से इसको तैयारी कीजिएगा। पीछे वाला पॉइंट में, इंट्रोडक्शन वाला में आप कम बेस कर सकते हैं, लेकिन साइलेंट फीचर में कम नहीं करना है, टाइप्स में कम नहीं करना है, अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें कम नहीं करना है, ठीक है। हाँ, चाहे तो आप कम हेडिंग में लिख सकते हैं, लेकिन कारण अगर लिखना चाहेंगे तो आपको इतना बात लिखना होगा, ठीक है। चलिए तीसरा चीज देखते हैं। इन मोस्ट केसेज या केसेज ऑफ नेचुरली नेचुरली occurring mutations, the change in characters is not expressed immediately because natural mutation are usually recessive when the mutation of a gene produces recessive gene. It is known as recessive mutation. When recessive mutation is repeated ब्रैकेट में occurs in double dose, the character is
expressed sometimes mutations produces a dominant genes, but ये हमेशा होगा नहीं, rarely this is known as dominant mutation. इससे सीधा वर्ड आपको नहीं मिलेगा कहीं भी. The dominant mutation expresses the character immediately. चलिए इस बात को समझिए. कुछ नहीं है, दो बात को समझ लीजिए, एक डोमिनेंट कैरेक्टर और एक रिसेसिव कैरेक्टर, बात खत्म है. देखिए कैपिटल टी अगर लिखते हैं तो ये डोमिनेंट है, और साथ ही साथ इसको हम लोग कह सकते हैं प्योर डोमिनेंट, क्योंकि दोनों कैपिटल टी ही है. ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखते हैं फिर भी आप इसको डोमिनेंट ही कहेंगे, क्योंकि स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी के साथ आगे नहीं रह पाता है. इसको हाइब्रिड भी कर सकते हैं, हालांकि ये इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट है. लेकिन स्मॉल टी लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है रिसेसिव. ठीक है, रिसेसिव का मतलब होगा छिपा हुआ गुण. ठीक है, और डोमिनेंट का मतलब होगा दिखने वाला गुण. तो आप मार्केट में जब आते हैं, बड़ा बड़ा कोई आपको नजर आता है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर आपको दिख जाता है. हाइब्रिड खरीदने जाते हैं फिर भी आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिख जाता है. और देहाती नस्ल का छोटा छोटा मटर का दाना खरीदते तो रिसेसिव होता है. रिसेसिव वाला प्रभाव जल्दी इफेक्टिव नहीं होता है, ये आपको दिखबो नहीं करेगा. आपके अंदर क्या परिवर्तन होगा ये नहीं देख सकते हैं. ठीक है, इसमें भी आप तुलना जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ये डोमिनेंट है. तो डोमिनेंट वाला में ये चीज रहता है कि बाहर से देखने में आपको एक्सप्रेसिव लगेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. और रिसेसिव वाला क्या होगा, बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं होगा, चाहे वो प्योर हो या जो तरह का. तो कह रहा है कि डोमिनेंट वाला कभी कभी होता है. मान लीजिए कि अब 5 उंगली के बदला जो 6 उंगली आ गया, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, इसलिए वो दिख गया कि हाँ 5 के बदला 6 है. लेकिन बॉडी के अंदर कोई परिवर्तन आता है, अब हमारे अंदर क्या है या आपके अंदर क्या है ये थोड़ी पता कर सकते हैं, तो वो रिसेसिव है, वो छिपा हुआ गुण है. रिसेसिव का मतलब है छिपा हुआ गुण, और डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी गुण. हिंदी में कहें तो प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण. ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल टी मतलब प्रभावी है, कैपिटल टी स्मॉल टी फिर भी प्रभावी है, स्मॉल टी है मतलब अप्रभावी है. अब समझिए बात कर. इन मोस्ट केसेज ऑफ द नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन, हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं जो नेचुरल तरीके से होता है म्यूटेशन. इन चेंज इन द कैरेक्टर इज नॉट एक्सप्रेस इमीडिएटली. ठीक है, इन चेंज इन द कैरेक्टर इज नॉट एक्सप्रेस इमीडिएटली. म्यूटेशन के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होता है जो चेंज जरूरी होता है लेकिन एक्सप्रेशन इमीडिएटली. ठीक है, नॉट एक्सप्रेस इमीडिएटली, तुरंत आपको नहीं दिखेगा. बिकॉज नेचुरल म्यूटेशन आर यूजुअली रिसेसिव. ये इसलिए होता है क्योंकि नेचुरल म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है. व्हेन द म्यूटेशन ऑफ जीन प्रोड्यूस रिसेसिव जीन, जब म्यूटेशन के बाद रिसेसिव जीन प्रोड्यूस होता है, रिसेसिव मतलब अप्रभावी गुण. ठीक है, इट इज नोन एज रिसेसिव म्यूटेशन. ठीक है, जब म्यूटेशन क्या हो, रिसेसिव जीन के साथ हो, मतलब स्मॉल टी वाले के साथ हो, तो उस म्यूटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिसेसिव म्यूटेशन कहेंगे. ठीक है, इट इज रिपीटेड, यह बार बार रिपीट भी होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है. क्यों नहीं पता चलता है, या क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि ये रिसेसिव होता है और रिसेसिव पता नहीं क्या सकता है. ठीक है, समटाइम्स म्यूटेशन प्रोड्यूस डोमिनेंट जीन, कई बार क्या होता है कि डोमिनेंट में होता है, कैपिटल टी वाले में इसमें हो गया, तो वो म्यूटेशन जो होगा डोमिनेंट, अब डोमिनेंट होता है तो दिखवे ना करेगा, तो इसलिए कह रहा है कि डोमिनेंट जीन में होगा. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट म्यूटेशन के नाम से जानेंगे. लेकिन कह रहा है कि रेयरली होता है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, दिस इज नोन एज डोमिनेंट म्यूटेशन. दिस म्यूटेशन द म्यूटेशन कैरेक्टर इमीडिएटली, यह कैरेक्टर कभी भी अचानक आपको दिख जाएगा कि घर में सबका बाल काला है, किसी का भूरा आ गया,
आंख काला है, काला गोरा का कॉम्बिनेशन हो गया, कहते हैं कि सब पूरा फैमिली में तुम्हारा काला काला था, तुम गोरा कैसे जन्म ले लिया, तो ये म्यूटेशन ही है। या कोई पूरा फैमिली में गोरा था, कोई काला जन्म ले लिया, तो क्या म्यूटेशन की परिवर्तन है कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कभी भी किसी भी समय में अपना परिवर्तन दिखा सकता है। जो दिख जाता है वो डोमिनेंट जीन होता है, जो नहीं दिखता है वो रिसेसिव जीन होता है। तो 3 पॉइंट तक आपका हो गया है, रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, अगले दिन हम लोग अब जो पॉइंट 11 पॉइंट बोले हुए हैं, 3 पॉइंट में हम लोग क्या क्या चीज पढ़े हैं। तो आज जो हम लोग पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के 3 टाइप, पहला डिलीशन, दूसरा इंसर्शन और तीसरा इन्वर्सन। उसके बाद पढ़े हैं साइलेंट म्यूटेशन के 3 टाइप, जिसमें पहला पढ़े हैं सोमेटिक म्यूटेशन, दूसरा पढ़े हैं जर्मिनल म्यूटेशन। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लोग पढ़े हैं जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है, या जाइगोटिक म्यूटेशन। और तीसरा वाला में क्या पढ़े हैं, रिसेसिव म्यूटेशन और डोमिनेंट म्यूटेशन। तो यहां तक क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत? हाँ, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। वो भी म्यूटेशन ही है, वो डोमिनेंट हो जाएगा। और वो कभी कभी होता है ना, तो क्या कहते हैं जो इफेक्टिव गुण है, एक कोई भी अनवांटेड चीज किसी भी तरह का, आपको 5 गो उंगली, 6 गो उंगली, सर 2 गो पैर, 4 गो हाथ, हाथ 12 गो, कुछ हो जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी चीज, वो डोमिनेट म्यूटेशन होगा। ठीक है, और जो म्यूटेशन नहीं दिखता है वो रिसेसिव होगा। हम्म, और बोलिए। हो गया? चलिए, और किन्हीं को दिक्कत है? तो आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। दिक्कत है ना किन्हीं को? चलिए, तो एक एक करके लीव हो जाइए।